जस्टिन सन ट्रोन के नाम पर धोखेबाजी करते रहे हैं। ट्रोन कंपनी पर अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने मुकदमा दायर कर दिया है। यह मुकदमा सिर्फ टोकन के सिक्योरिटी होने का नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े फ्रॉड की कहानी है। इसको समझना इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि TRX एक बड़ा क्रिप्टो टोकन है, लेकिन इसमें फ्रॉड भी बहुत बड़ा हुआ है। यह कहानी शायद अब क्रिप्टो की दुनिया का एक बदनुमा रुख भी आपको दिखाएगी। इसके बानी जस्टिन सन की जिंदगी के ऐसे राज बताएगी जो शायद आप पहले ना जानते हो। तो मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ना ही मैं कोई लीगल एक्सपर्ट हूं। मैं किसी पर यहां कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। ट्रोन पर मौजूद मुकदमे में जो कुछ है इसे बयान कर रहा हूं। TRX को अमेरिकी SEC अगर सिक्योरिटी करार देती है तो यह मेरे लिए शायद बड़ा इशू ना होता, लेकिन जब उन्होंने इस TRX के बानी जस्टिन सन पर फ्रॉड का इल्जाम लगाया तो मैं एक लम्हे को सोच में पड़ गया, क्योंकि वो पाकिस्तानी निजाम नहीं है बल्कि वहां पूरे सबूत इकट्ठे करने के बाद फिर इल्जाम लगाया जाता है। इस वजह से मैंने तमाम तफसीलात को पढ़ना शुरू किया तो पता लगा कि जस्टिन सन पर एक बहुत बड़े फ्रॉड का इल्जाम है जिससे इनका बचना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले यह जान लें कि ट्रोन और बिटटोरेंट के बानी जस्टिन सन हैं कौन, और चीन में यह पैदा होने वाला एक इंतहाई काबिल बच्चा कैसे क्रिप्टो के सबसे बड़े फ्रॉड केस में नामजद हुआ है। फिर इस मुकदमे की तफसीलात पर भी बात करते हैं। 1990 में पैदा होने वाले जस्टिन सन इन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने इब्तदाई तौर पर बिटकॉइन को खरीदा और इसी की वजह से बिलियनियर बने। बिटकॉइन ट्रेडिंग की वजह से वो फोर्ब्स के मुताबिक एशिया के कामयाब तरीन नौजवान बिजनेसमैनों की फहरिस्त में शामिल हुए। 2017 में जस्टिन ने चीन में TRX की बुनियाद रखी। अब उन्होंने इनिशियल कॉइन ऑफरिंग यानी ICO से सरमायाकारों का पैसा इकट्ठा करना था, लेकिन चीन में क्रिप्टो ICO पर इस दौरान पाबंदी लग गई और उन्होंने पाबंदी के इतलाक से एक दिन पहले ICO की पैसे इकट्ठे किए और अमेरिका चले गए, जहां फिर उन्होंने TRX कॉइन को लॉन्च किया और अपनी कंपनी बनाई। ये सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी की पहली ऐसी मिसाल थी जहां कॉइन लॉन्च होने से पहले ही बेचकर पैसे इकट्ठे किए गए। इसके बाद तमाम प्रोजेक्ट्स ने जस्टिन सन का ही तरीका अपनाया, जिसके तहत सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी को डिसेंट्रलाइजेशन के कपड़े पहनाकर बेचा गया। 2018 में जस्टिन सन ने बिटटोरेंट को $140 मिलियन में खरीद लिया और फिर इसकी भी टोकनाइजेशन की। किसी बिजनेस की टोकनाइजेशन करने का भी पहला तजर्बा जस्टिन सन ने ही किया। इसी साल इन्होंने पॉलिनिक्स एक्सचेंज को भी खरीद लिया, जहां इन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने एक कस्टमर के 300 बिटकॉइन भी चोरी किए। इस कस्टमर ने एक गलत वॉलेट एड्रेस पर 300 बिटकॉइन भेजे, जो रिपोर्ट हुए तो उन्होंने इसे वापस करने के बजाय खुद रख लिए। पॉलिनिक्स के मुलाजमीन ने शदीद एहतजाज किया, लेकिन वो नहीं माने और बिटकॉइन का गबन किया। 2021 तक इन पर बेतहाशा जालसाजी के इल्जामात लग चुके थे, इसीलिए 2020 में इन्होंने माल्टा में इन्वेस्टमेंट करके वहां की शहरियत हासिल कर ली। लेकिन वो जानते थे कि ये इल्जामात काफी बड़े हैं, इसी वजह से इन्होंने माल्टा ना जाने का फैसला किया। दिसंबर 2021 में इन्होंने अचानक ट्रोन कंपनी के CEO के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और ग्रेनाडा चले गए, जहां हुकूमत ने इन्हें सफीर बनाकर WTO में तैनात कर दिया और इस वजह से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हो सके। तब बेतहाशा लोगों ने इल्जाम लगाया कि जस्टिन सन फ्रॉड और कार्रवाई से बचने के लिए लूटी हुई रकम की मदद से उसको इस्तेमाल करके खुद को बचा रहे हैं। लेकिन जून 2022 में नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ग्रेनाडा हार गई और कुछ माह बाद इन्हें ओहदे से हटाने की खबरें आने लगी। हाल ही में इन्होंने तस्लीम किया कि इन्हें हुकूमत ने ओहदे से हटा दिया है और अब वो रेगुलेटर के तौर पर काम करेंगे।
लेकिन वो किसी मुल्क में क्या रेगुलेट करेंगे ये अभी तक मालूम नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि अमेरिका में इन पर मुकदमा जो किया गया है उसमें क्या है। तो सबसे पहले TRX को सिक्योरिटी करार दिया गया है जो डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर लोगों से फ्रॉड कर रही है। इसमें नाम की भी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है बल्कि तमाम सोर्स कोड ही जाली है और इसे चंद अफराद अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं। मुकदमे के मुताबिक जस्टिन सन और कंपनी में इनके साथी खुद ही TRX की सेल और परचेज में मुलव्वस रहे हैं ताकि इसकी प्राइस को मेंटेन किया जा सके, खुद ही सेल परचेज करके। ये लोग प्राइस बढ़ाने के लिए खुद ही वॉश ट्रेडिंग करते हैं। ये अपने खर्चे पूरे करने के लिए जब चाहे बुलरन ले आते हैं और फिर लोगों और ट्रेडर्स पर अपने ही टोकन को डंप कर देते हैं। मुकदमे में यह भी बताया गया है कि TRX और BTT कॉइन्स की सप्लाई को भी तब्दील किया जाता रहा है। इनकी सप्लाई को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रखा गया। जो नंबर्स लोगों को दिए गए वो कभी भी असल नहीं थे। ट्रोन कंपनी अपनी सहूलत के मुताबिक हर महीने टोकन बेचती थी ताकि अपने अखराजात पूरे किए जा सकें। इन्होंने ट्रोन फाउंडेशन के नाम पर भी ऐसे ही किया, यहां तक कि इनके चेन का अपना स्टेबल कॉइन TUSD भी मुकम्मल तौर पर पैक्ड नहीं था, यानी इनके पास इतने डॉलर भी नहीं थे। इस मुकदमे में ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनको पढ़कर मालूम होता है कि लोग कैसे इस इंडस्ट्री में फ्रॉड कर रहे हैं, आम लोगों को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं और कैसे कैसे गलत अटकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग दावे करते हैं कि हम सेंट्रलाइज्ड बैंकों और हुकूमतों की नाइंसाफी के खिलाफ हैं, लेकिन दर हकीकत ये इनसे भी बड़े फ्रॉड कर रहे हैं। मैं यहां ये वाजे कर दूं कि मैं किसी भी सूरत ये नहीं कह रहा कि ये तमाम इल्जामात सच हैं, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से जानता हूं कि अमेरिका जैसे मुमालिक में इदारे इंतहाई जिम्मेदार होते हैं। किसी टोकन को सिक्योरिटी करार देना एक अलग बात है, ऐसे मुकदमे मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जब किसी शख्स पर इल्जाम लगता है तो फिर उनके पास मुकम्मल सबूत होते हैं, क्योंकि कल को उन्हें खुद भी जवाबदेही करना होती है। खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी करें, मुझे इसका बहुत इंतजार रहता है। और कहीं अगर मुझसे कोई गलती हो तो उसकी भी आप जरूर निशानदेही करें, क्योंकि आपकी गलती की निशानदेही करने के बाद मैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश करता हूं। आप ट्विटर पर भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।